नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमित शाह कुछ ही दिनों में अगले 2-3 दिन के भीतर पीयूष गोयल को लखनऊ भेजने जा रहे हैं। अब लखनऊ भेजेंगे तो ताजपोशी किसी न किसी की करके लौटेंगे पीयूष गोयल। 5 नाम उस कतार में है, लिस्ट में है, जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उन नामों को सामने लाने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें पूरे फ्रेम से योगी आदित्यनाथ आउट हैं, फ्रेम से बाहर हैं। योगी आदित्यनाथ की भूमिका कहीं भी नजर नहीं आ रही है। सब कुछ सीधे अमित शाह के दिशा निर्देशन में वाया जेपी नड्डा हो रहा है और पीयूष गोयल इसको अंजाम देने के लिए लखनऊ जाएंगे। आज पूरी डिटेल्स हम रखेंगे, एक एक नाम के साथ उनका प्रोफाइल रखेंगे और उस पर एक्सपर्ट कमेंट के लिए संतोष को हम जोड़ रहे हैं। संतोष को जोड़िए कंट्रोल। स्वागत है संतोष आपका। सबसे पहले मैं नाम पे आता हूं, सीधा तथ्यों पर आते हैं, छोटा वीडियो रहेगा। पहला नाम जो उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चेहरे की तलाश जो हो रही है, उस कड़ी में जिन नामों की चर्चा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। दिल्ली पर काबिज होने के लिए उत्तर प्रदेश जीतना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अभी आधा कमजोर हुए थे तो 240 में पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश हाथ से निकला तो दिल्ली किसी कीमत पर नहीं बचेगी, किसी कीमत पर, बाकी राज्यों में परफॉर्मेंस कैसा भी हो। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमान संगठन में किसी ऐसे नेता को देने की तैयारी है जो 2027 में भाजपा को संभाल पाए। उस कड़ी में ब्राह्मण नेताओं पर ज्यादा अटकलें हैं कि किसी ब्राह्मण के हाथ में इस बार कमान दी जा सकती है, और शायद इस वजह से भी क्योंकि ठाकुर बनाम ब्राह्मण का जो नैरेटिव बन गया योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद पर लगातार 2017 से बने रहने के बाद, उस नैरेटिव को भी काटने के लिए, ब्राह्मणों को साथ में लगातार बनाए रखने के लिए शायद ये कोशिश हो सकती है। जो मैं 5 नाम लेने जा रहा हूं, इसमें से 3 नाम ब्राह्मणों के हैं और 2 गैर ब्राह्मण नाम हैं। पहले नाम पर हम सीधे अब नाम पर आते हैं। पहला नाम संतोष है हरीश द्विवेदी, राष्ट्रीय सचिव हैं फिलहाल। हरीश द्विवेदी बस्ती से इनकी राजनीति शुरू हुई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, संघ से। 2012 में अगर पॉलिटिकल एंट्री, वैसे तो इनका बहुत सारा, अगर पीछे जाएंगे छात्र राजनीति और ये सब चीजों में, लेकिन मुख्य राजनीति के मुख्य धारा में जब से इनको जानना लोग शुरू किए, 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़े तो 30-31 हजार वोट मुझे लगता है शायद पाए थे, तीसरे नंबर पे थे। 14 में जब मोदी का आना इस देश में एक ऐसा नैरेटिव बन गया कि अच्छे दिन आएंगे, मोदी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, तो उस अच्छे दिनों के भ्रम में हरीश द्विवेदी बस्ती से जीत करके आए। राजकिशोर सिंह के भाई ब्रजकिशोर सिंह डिंपल को हराया चुनाव। 2019 में आखिरी समय तक लग रहा था कि टिकट कट जाएगा इनकी परफॉर्मेंस और रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन अंतिम समय में इनको फिर से 2019 में जो है मैदान में उतारा गया। तो 2019 में रामप्रसाद चौधरी को हराए, ज्यादा मार्जिन नहीं था, 30-31 हजार वोट से। फिर 2024 में जो माहौल था, उस माहौल में लग रहा था इनका जीतना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली तक इनकी पकड़ बड़ी मजबूत है, दिल्ली तक भी और नागपुर तक भी। होसबोले साहब है ना, दत्तात्रेय होसबोले नागपुर वाले, उनसे भी इनके बड़े, मतलब कहा ना, पहुंच अच्छी है इनकी। तो हरीश द्विवेदी हालांकि कई मामलों में ये डांट भी खाए हैं दिल्ली में, तो हरीश द्विवेदी, इनको जो है फिर से टिकट मिला 24 में हारे, ढंग से हारे। अब राष्ट्रीय सचिव हैं, इनको कई प्रदेशों में, बिहार और में भी सह प्रभारी के रूप में भूमिका मिलती रही है, आप जानते होंगे। बाकी जो मुझसे बचा होगा वो आप बताएंगे। तो पहला नाम हरीश का है। हरीश पर एक एक नाम पर हम दर्शकों को बता दें, 30-40 सेकंड का 1 मिनट का टिप्पणी लेंगे और फटाफट हम सारे नामों को निपटाएंगे। हरीश द्विवेदी कितने चांस हैं संतोष? आपने तो दिल्ली में देखा होगा इनको। देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दूं। देखिए 2017 का जो विधानसभा चुनाव था, 17 के विधानसभा चुनाव के समय केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के
उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके प्रदेश अध्यक्ष के रहते चुनाव हुआ। पोस्टर पे 6 चेहरे लगे हुए थे। पूरा उत्तर प्रदेश घूम गया था। कलराज मिश्रा लगे थे, राजनाथ सिंह लगे थे, उमा भारती लगे थे, तमाम 6 चेहरे लगे थे। चुनाव जीत कर आई योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप देखिए महेंद्र नाथ पांडे, स्वतंत्र देव सिंह और भूपेंद्र सिंह, कोई भी ताकतवर या कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नहीं बन पाया। अब जो ये ब्राह्मण वाली थ्योरी आई है, इस ब्राह्मण वाली थ्योरी को मैं बताऊंगा, हरीश द्विवेदी पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्राह्मण वाली थ्योरी इसलिए आई है क्योंकि कुछ दिन पहले जिलाध्यक्षों की लिस्ट को वापस लौटा दिया गया था। तो अभी जिलाध्यक्ष तय होने हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम तय होगा और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी ब्राह्मण का एक बड़ी दावेदारी मानी जाती है। जेपी नड्डा खुद ब्राह्मण है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह कोशिश कर रहे हैं कि उनके करीबी जो है, खासतौर से ओबीसी कोशिश वो कर रहे थे कि भूपेंद्र यादव आ जाए या धर्मेंद्र प्रधान आ जाए, जिसको आरएसएस ने काट दिया। तो ये हो सकता है कि दिल्ली में ब्राह्मण को आगे ना करना पड़े, उसकी काट के लिए यूपी जैसे बड़े राज्य में ये पहले ही ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहते हैं। अब आते हैं हरीश द्विवेदी पे। हरीश द्विवेदी सांसद बनकर दिल्ली आए। बीजेपी आला कमान को उन्होंने एक तरह से कन्विंस कर लिया। उसके बाद जो सांसद खेलो प्रतियोगिता उनके क्षेत्र में हुई थी, अमित शाह गए, कई बार उनके क्षेत्र में गए। बिहार का सह प्रभारी उन्हें बनाया गया। फिर वो यस मैन की भूमिका में रहते हैं। मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अमित शाह ने कुछ कहा हो और इसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया हो। 2024 के चुनाव में भी कई परिस्थितियां बनी, सीट बदलने की बात भी हो रही थी, नहीं हो पाया, लेकिन चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो संगठन में सक्रिय है। और दूसरी बात कि हाल फिलहाल के दिनों में जो एक तरह से ठाकुरवादी राजनीति यूपी में जो आरोप लगाया जाता है ना, उसके खिलाफ कई बार वो बयान देकर कई बार आमने सामने लड़े हैं। तो पार्टी आलाकमान को ये लग रहा है कि हाँ, योगी आदित्यनाथ के साथ लड़ कौन सकता है। सिर्फ ब्राह्मण चेहरा होना ही खासियत नहीं है, योगी आदित्यनाथ के साथ लड़ कौन सकते हैं, भिड़ कौन सकते हैं। तो उसमें अगर हरीश द्विवेदी का नाम आएगा तो अमित शाह के करीबी आदमी है, और अमित शाह के करीबी आदमी होने के कारण आप ये मान सकते हैं कि इस रेस में जो टॉप 2 या 3 नाम है, उसमें हरीश द्विवेदी का भी नाम शामिल है। जी हर्षित जी। बिल्कुल, आपने बड़ा दुरुस्त एकदम किया। एक बात जो मैंने शुरुआत में नहीं कहा था वो आप चर्चा में ले आए। हरीश द्विवेदी हालांकि आमने सामने तो नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उस क्षेत्र में, मैं तो उस क्षेत्र के तमाम छोटे छोटे स्तर पे जो नेता हैं उनको भी जान रहा हूं, वहां पर ये योगी आदित्यनाथ को चैलेंज। बीच में तो ये मुख्यमंत्री जब ये हुआ कि योगी को हटाया जाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का सपना बहुत सारे लोग बताते थे कि नहीं, हरीश जी का मुख्यमंत्री बनने का है, बातचीत चल रही है, तो मुख्यमंत्री तक नहीं, का सपना पार आशीष किए जी, थे। जैसे भजनलाल शर्मा आ गए, जैसे मोहन यादव आ गए, तो आज की भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है। हाँ, तो नहीं, तो इन्होंने देखा था और ये सपने देखने में यकीन रखते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा दिल्ली में यस-मैन है, लेकिन इन्होंने अपने अपने जिले में भाजपा की दुर्गति बना दी, भाजपा की अपने जिले में दुर्गति बना दी। वहां विधायकों को भी नहीं पनपने देते। मतलब अब इनका है कि ये 2014 में ही नेता बने, मतलब 14 में ही ये हरीश द्विवेदी एक सांसद बने। तो सांसद बनने के बाद औरा हो ही जाता है, नेता हो गए। लेकिन 14 से पहले हरीश द्विवेदी बस्ती जिले में नेता के रूप में कोई ऐसी छवि नहीं थी कि कोई नेता है, जनाधार है। वो तो बीजेपी मोदी लहर वाले सब निकल गए, सब नेता बन गए, सांसद बन गए। तो हरीश द्विवेदी, और उसके बाद विधायकों से, बस्ती जिले में जितने विधायक, उनसे सबसे 36 का आंकड़ा। कार्यकर्ता सामने तो जी हजूरी करनी पड़ेगी, पीठ पीछे सारे कार्यकर्ता क्या बोलते हैं मैं यहाँ वो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरे तो निजी तौर पर दर्जनों सैकड़ों वहां पर टच में है। अगला नाम पे आते हैं, बीएल वर्मा। ये नाम है, लोध साधने की कोशिश। ये चुनाव लगातार हारे हैं बदायूं से, विधानसभा का जब लड़े। इस बार जब संघमित्रा का टिकट कटा तो इनका नाम आया था कि टिकट इनको दिया जाएगा, बीएल वर्मा साहब को। लेकिन दुर्विजय सिंह साक्य को, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, उनको ला करके बदायूं चुनाव लड़वा दिया गया। बीएल वर्मा को चुनाव नहीं लड़वाया गया, दुर्विजय सिंह साक्य हार गए, लेकिन बीएल वर्मा को मंत्री बना दिया गया। बड़ी बात यह है कि ये करीबी हैं अमित शाह के अधीन सहकारिता में राज्य मंत्री, तो अमित शाह के विश्वास पात्र हैं। इसीलिए एक एक नाम पर चर्चा में देखिए, अमित शाह के विश्वास पात्र हैं। वहां भी हरीश द्विवेदी के एंगल में भी था कि अमित शाह चाहे हरीश द्विवेदी में एक और बड़ी बात थी, दत्तात्रेय होसबोले संघ और इधर अमित शाह। संघ और भाजपा दोनों के टॉप लेवल पर हरीश द्विवेदी की गोटियां सेट है। बीएल वर्मा के साथ है
कि संघ से जुड़े रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, ब्रज प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, कल्याण सिंह से इनकी बड़ी करीबी रही, बड़े खास रहे कल्याण सिंह के। कल्याण सिंह ने जब भाजपा छोड़ करके अपनी पार्टी बनाई थी, तो वो भी भाजपा छोड़ दिए थे, बीएल वर्मा भी उनके साथ चले गए थे। लोधों में इनका प्रभाव है, उम्मीद है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड में लोध मतदाताओं को ये खींच सकते हैं 27 के चुनाव के लिहाज से, इनकी उपयोगिता अगर देखी जाए तो। ये बीएल वर्मा, ये कहाँ फिट बैठते हैं खांचे में, संतोष? देखिए आशीष जी, जब राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले का वाकया है, अमित शाह राष्ट्रीय महासचिव बन के दिल्ली आए और उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। तो जब वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने, तो वो उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से वो एक-एक करके मुलाकात कर रहे थे। हालाँकि इस मुलाकात के बारे में अमित शाह ने खुद कई बातें शेयर की थी हम 4-5 पत्रकारों के साथ, तो उस बातों को शेयर करना यहाँ अभी उतना ठीक नहीं है। लेकिन जो कल्याण सिंह जी ने बताया और थोड़ा बहुत जो अमित शाह जी ने बताया, उन दोनों को मैं क्लब करके आपको बता रहा हूँ कि जब ये कल्याण सिंह से मिलने गए, तो कल्याण सिंह ने इनको 4-5 नेताओं के नाम बताए कि आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। वो रणनीति के लिहाज से ठीक है, पार्टी के अनुशासन में बने रहने वाले नेता हैं। उनमें से एक नेता बीएल वर्मा थे। हम्म। और उस समय मुझे याद आ रहा है 11 या 12 सीटों पर उपचुनाव का कुछ था। अमित शाह शायद 11 या 12 सीटों पर था। अमित शाह कुछ फीडबैक लेने गए थे। कल्याण सिंह ने टिप्स में बता दिए कि इसमें से 11 सीटें आप हारने जा रहे हैं। ये अमित शाह के लिए थोड़ा-सा चौंकाने वाला था, क्योंकि उससे पहले जितने नेताओं से मिल रहे थे, सबको ये लग गया था कि भाई नरेंद्र मोदी दिल्ली में आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी के दूत के रूप में आए हैं, तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी अमित शाह को ये कहने की कि हम हारेंगे। वो तो सपने दिखाते ना जी सारे जीत रहे हैं, बिल्कुल बम्पर जीत रहे हैं और आपके आने के बाद तो पार्टी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हुई, जबकि हम 2013 में जानते हैं कि पार्टी की क्या हालत होती थी, उत्तर प्रदेश में क्या हालत थी पार्टी की। तो कल्याण सिंह ने जो कहा, वही हुआ और उसके बाद अमित शाह का भरोसा कल्याण सिंह पर जम गया। बीएल वर्मा उनमें से एक नेता थे, उसको बाद में उन्होंने थोड़ा समय लगा लेकिन उनको उन्होंने उपकृत कर दिया। और इसके साथ भी कल्याण सिंह ने जो कुछ और नाम बताए थे, जैसे बुलंदशहर से सांसद भोला सिंह है, सतीश गौतम अलीगढ़ से, उन्होंने अपने बेटे और अपने पोते, तो ये 5-6 नाम ऐसे हैं जो कल्याण सिंह की विरासत के तौर पर अमित शाह ने उठाया। और बीएल वर्मा चूंकि कल्याण सिंह बता के गए थे कि आप भरोसा कर सकते हैं, तो सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता सिर्फ एक मंत्रालय नहीं आशीष जी, इस सरकार में पहली बार सहकारिता नाम से एक मंत्रालय बनाया गया। अमित शाह ने खुद वो मंत्रालय संभाला और इस मंत्रालय का महत्व मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग समझते होंगे, हालांकि बाकी राज्य के लोग भी समझते होंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत होना तब से शुरू हुई जब से शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के सहकारिता मूवमेंट पर अपना कब्जा कोऑपरेटिव जमाया था। कोऑपरेटिव पर जब बहुत अपना बड़ा बोलते हैं। फंड था कोऑपरेटिव का। महाराष्ट्र में शरद पवार की मजबूती का सबसे बड़ा कारण सहकारिता माना जाता है। अमित शाह ने खुद गुजरात में सहकारिता के क्षेत्र से ही अपने करियर की शुरुआत करी थी। तो जब उस व्यक्ति को सहकारिता मंत्रालय में आप अपना एमओएस बना के ले जाते हैं, तो मानकर चलिए कि भरोसेमंद है। लेकिन हाँ, इनके साथ सिर्फ एक ही दिक्कत है। कल्याण सिंह के साथ जरूर रहे हैं, लेकिन कल्याण सिंह की तरह लड़ पाएँगे, अड़ पाएँगे, इस बात में थोड़ा-सा संदेह है। तो नाम ज़रूर इनका सामने आ रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ से मुकाबला करने में शायद ये उतने सक्षम नहीं हो पाएँगे ऐसे। अगला नाम नाम है, लेकिन इस नाम पे मुझे भी बड़ा संदेह है। अगला नाम है दिनेश शर्मा का। दिनेश शर्मा वही जो अब तो राज्यसभा में है, इससे पहले डिप्टी सीएम रहे। दिनेश शर्मा जब डिप्टी सीएम थे तो लोग कहते थे भाई हम तो वही बात कहेंगे जो हम सुनते हैं। लोगों को लगता है बुरा कि ये लोग चर्चा में बोल देते हैं। दिनेश शर्मा को भाजपा में भी लोग कहते थे गुड फॉर नथिंग। तो मुझे लगता नहीं है कि दिनेश शर्मा जो पैमाना है, पैरामीटर है अमित शाह का, उसमें फिट होंगे। ये किसी से लड़ेंगे नहीं, ये योगी जी से भी नहीं लड़ेंगे। ये गाय भी हाँ, बैल भी हाँ। तो दिनेश शर्मा का नाम है। दिनेश शर्मा के नाम पर आपको ये चर्चा में आए इसलिए हम ले आए। आपको लगता है क्या दिनेश शर्मा में कोई गुंजाइश? नहीं, दिनेश शर्मा गुजरात के प्रभारी रहे हुए हैं, तो इस लिहाज से वो गुजरात वाले लॉबी के तो संपर्क में है ही। दूसरी बात दिनेश शर्मा का नाम इसलिए भी आप मान सकते हैं कि शायद उन पर योगी आदित्यनाथ को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। क्योंकि दिनेश शर्मा उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, इससे पहले वाली सरकार में ब्रजेश पाठक से पहले। तो वो जानते हैं कि दिनेश शर्मा लड़ नहीं सकते, अड़ नहीं सकते। हाँ, इनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब ये उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाए गए और ब्राह्मण कोटे से बनाए गए, तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता ने कहा था कि शायद यूपी की जनता को आज ही पता लगा होगा कि दिनेश शर्मा ब्राह्मण है। हुँ,
तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से वो ब्राह्मण को कन्विंस कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए फायदेमंद एक ही चीज है कि चूंकि गुजरात लॉबी भी उन पे भरोसा करती है और योगी आदित्यनाथ को भी लगेगा कि इनसे कोई खतरा नहीं है, तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही उनको ब्राह्मण नहीं मानते। सौम्य चेहरा तो है, लेकिन संगठन के लिए थोड़ा-सा अड़ियल चेहरे की जरूरत होती है, और खास तौर से तब जब आप प्रदेश की सत्ता में हो, केंद्र की सत्ता में हो, आपको चुनाव लड़वाना हो, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी, तो फिर थोड़ा-सा अड़ियल रुख अपनाने वाला, और यूँ कहा जाए कि जलेबी की तरह बातों को घुमा-फिरा कर बोलने वाला इंसान चाहिए होता है। तो वहाँ नहीं, पे और दिनेश शर्मा फिट नहीं बैठते। फिट नहीं, और दिनेश शर्मा के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा इनका, जैसे केशव हैं, केशव मौर्य 17 से बार बार सीएम की कुर्सी तरफ देखते हैं, कुछ भी हो जाए नहीं मिल रही कुर्सी, तमाम उनके भीतर अंदर उनके मर्म, उनका उनका दर्द, उनकी वेदना होगी। लेकिन केशव के साथ आज भी कार्यकर्ताओं का, आप लखनऊ चले जाइए तो केशव मौर्य के आवास को आप देखेंगे तो बाकी नेताओं से ज्यादा जीवंत नजर आएगा। आज भी कार्यकर्ता कहते हैं, मैं तो जिलों में बात करता हूँ, भाजपा के बहुत हमारे मित्र हैं, भाजपा ही कहते हैं लोग, भाजपा विरोधी हैं, अंधभक्त कहते हैं। वो बताते हैं कि आज भी जाओ तो लखनऊ में वो कोई काम है अगर किसी भाजपा कार्यकर्ता का, तो सीएम के यहाँ जाने तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। केशव जी के यहाँ, वो भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं, वो केशव जी बोलते हैं, वो भाजपा जो अपना सिस्टम है, केशव जी के पास जाने पर कम से कम काम हो जाता है। केशव जी मतलब मिलते भी हैं, आश्वासन भी देते हैं और काम भी करवा देते हैं, देर सबेर काम भी करवा देते हैं। तो केशव के साथ अटैचमेंट है। दिनेश शर्मा को लेके कार्यकर्ता, ये गुड फॉर नथिंग, ये जनता नहीं, ये भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं गुड फॉर नथिंग, उनके पास जाओ कुछ नहीं होना है। वो मिल लेंगे, मिलते हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है, किसी कार्यकर्ता का भला नहीं होना है। तो ये दिनेश शर्मा के साथ सबसे बड़ी डिमेरिट है। एक अगला नाम है विजय बहादुर पाठक का नाम। ये संगठन में बड़े लंबे समय से रहे, ये आजमगढ़ के हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं, आजमगढ़ के हैं, छात्र राजनीति 1984-85 में छात्र राजनीति से शुरू किए थे, छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे, फिर जिले स्तर पर भाजयूमो, और करते करते फिर 1993-94 के आसपास प्रदेश की कार्य समिति के सदस्य बन गए, प्रदेश के महामंत्री रहे, अब दूसरी बार एमएलसी हैं। इनके नाम संगठन में, इनका एक बात है, विजय बहादुर पाठक को हम लोगों ने देखा है टीवी पर, एक जमाने में प्रवक्ता थे तो टीवी पर बहुत बैठा करते थे, तो संगठन में काम करते तो लंबा वक्त हो गया। इनका क्या है मेरिट डिमेरिट? देखिए आशीष जी, जो टॉप 3 की जो मैं लिस्ट में बता रहा था आपको, जिसमें मैंने हरीश द्विवेदी को भी रखा था, उसमें विजय बहादुर पाठक साहब को रखूंगा। छात्र राजनीति से शुरुआत की, एबीपी बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी में आजकल एक ट्रेडमार्क माना जाता है, आरएसएस वालों को पसंद नहीं करते। तीसरी चीज है कि चूंकि प्रवक्ता रहे हुए हैं, तो लखनऊ की मीडिया से बहुत ज़्यादा परिचित है। सिर्फ लखनऊ की मीडिया से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी रैलियाँ होती थी एक ज़माने में उत्तर प्रदेश में, बतौर संगठन के नेता के तौर पर, चूँकि मैंने तकरीबन 30 से 35 रैलियाँ मैंने कवर की है, और हर रैली में मुझे विजय बहादुर पाठक नज़र आते थे। चाहे वो लोगों की समस्या दूर करनी हो, मीडिया कर्मियों की समस्या दूर करनी हो कि ओबी का तार कहाँ से आएगा, ओबी का वायर कैसे जाएगा, लाइव व्यू कैसे काम करेगा, तो मीडिया में अच्छी पकड़ है, संगठन में अच्छी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के लगभग तमाम जिलों के नेताओं को अच्छी तरह से जानते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस बीच में उनको जो कई ऐसी जिम्मेदारी दी गई थी, जो बड़े ही गोपनीय तरीके से उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है। इसलिए टॉप 3 की जो लिस्ट है, उसमें विजय बहादुर पाठक को आगे रख सकते हैं, और विजय बहादुर पाठक को चूंकि संगठन में ही एक बड़ी जिम्मेदारी देनी है। बीच में एक समय ऐसा भी हुआ था जब ये तय किया गया था कि उनको दिल्ली लेकर आना है। मुझे पता है कि एक बैठक हुई कि उनको दिल्ली लेकर आना है। दिल्ली में कई कार्यक्रमों में उनको शामिल भी किया गया, करवाया गया। लेकिन फिर कहा गया कि नहीं, हमें उत्तर प्रदेश में ऐसे नेताओं की जरूरत है, क्योंकि एक बदलाव की जो मुहिम है पिछले कई सालों से चल रही है कि यूपी में कुछ बड़ा करना चाहिए, यूपी में कुछ बड़ा बदलाव करना चाहिए। तो जो 3-4 नेता जिन पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की निगाहें हैं, सर्वे रिपोर्ट के आधार पे, बाकी रिपोर्ट के आधार पे, उसमें विजय बहादुर पाठक भी शामिल है। तो उनको आप टॉप 3 मान सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष की रेस। चलिए, विजय बहादुर पाठक के बाद एक और नाम है, ये नाम बहुत बार चर्चा में रहा, ये भी संगठन का पुराना नाम है। ब्राह्मण चेहरों के बीच एक दलित चेहरा, विद्यासागर सोनकर। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अलग अलग 6 यात्राएं निकाली थी। सारी यात्राओं जो है, सारा उसकी मतलब उसकी योजना से लेकर के और क्रियान्वयन तक, ये सब कुछ विद्यासागर सोनकर की देखरेख में हुआ। स्वतंत्र देव सिंह
जब मंत्री बने, अध्यक्ष पद छोड़ा, तो उस वक्त भी जो अध्यक्ष पद के दावेदारों की जो चर्चा थी, जो नाम उस समय थे, उस वक्त भी, आज फिर 3 साल बाद नाम इनका आया है चर्चा में। उस समय भी विद्यासागर सोनकर का नाम था कि दलित के हाथ में भाजपा कमान सौंप सकती है यूपी भाजपा। विद्यासागर सोनकर देखिए ये 96 में सांसद बने सैदपुर से, जौनपुर के सुखीपुर के रहने वाले हैं। 1989 में सभासद बने थे। वहां से राजनीति शुरू होती है। संघ से जुड़े रहे शुरू से ही, अपने युवावस्था से ही। दलित चेहरा है। भाजपा के दफ्तर में मैं 1 ही 2 बार गया हूँ। कुछ जो है खबरों के सिलसिले में, बाकी लोगों को सूट नहीं करता मेरा जाना। तो मैं देखा कि विद्यासागर सोनकर वहां पे अपने दफ्तर में मौजूद रहते थे, बैठे हुए अपने कमरे में मौजूद रहते थे, अपना जो आए मिले जुले टाइप में। तो विद्यासागर सोनकर निष्ठावान हैं और दलित हैं। इनका कुछ गुंजाइश इनकी है कि ये बार बार खाली आडवाणी जी टाइप इनका नाम ही आता रहेगा? देखिए विद्यासागर सोनकर की बजाय मैं थोड़ा-सा इस पे भी आऊँगा, लेकिन ज़िक्र स्वतंत्र देव सिंह जी का कर दिया। तो स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष और बड़े दिलचस्प प्रदेश अध्यक्ष होते थे। मैं नड्डा जी की कैटेगरी में उनको रखता हूँ कि जितनी बैठकें करने के लिए वो दिल्ली आते थे, पुराने कार्यालय 11 अशोका रोड पे होता था। और जब उनकी गाड़ी 11 अशोका रोड के अंदर घुस जाती थी, तब भी अगर उनसे फ़ोन करके पूछो कि भाई साहब आप दिल्ली में हैं, कोई बैठक होने वाली है? अरे नहीं, नहीं यार मैं तो लखनऊ में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। और कुछ हद तक इसी तरह से जेपी नड्डा साहब भी बड़े टालने के अंदाज में माहिर है। अभी टालने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए स्वतंत्र देव सिंह जी, आज एक तस्वीर आई है, बिल्कुल किनारे खड़े नज़र आ रहे हैं कुंभ वाला जो कार्यक्रम था। लेकिन विद्यासागर सोनकर की जहाँ तक बात है, देखिए निश्चित तौर पर नाम उनका बार-बार चल रहा है, लेकिन दलित प्रदेश अध्यक्ष की ज़रूरत तो कांग्रेस को तब होती है आशीष जी, जब मायावती भाजपा को। अड़कर खड़ी हो पाती। मायावती भाजपा के खिलाफ नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करती है, तो फिर दलित हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दलित प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को बनाना ही होगा, तो फिर हाँ, योगी आदित्यनाथ विनोद सोनकर को चुनेंगे। विनोद सोनकर जो कि कौशाम्बी से लोकसभा सांसद थे, इस बार चुनाव हार गए हैं। और विनोद सोनकर, ये माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि चूंकि केशव प्रसाद मौर्य अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे, तो उनको लगता है कि विनोद सोनकर ने हरवाया। विनोद सोनकर लोकसभा चुनाव हार गए, उनको लगता है केशव प्रसाद मौर्य ने हरवाया। तो अगर उस समय सोनकर या दलित का नाम आएगा, तो योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश करेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य के धुर विरोधी माने जाने वाले, उनके अपने प्रयागराज कौशाम्बी के इलाके से आने वाले विनोद सोनकर को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। और विनोद सोनकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, जो टीम बनी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की। और सबसे बड़ा दिलचस्प है कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, अब की बार 300 पार वाला जो नारा था, वो विनोद सोनकर ने दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए सबसे पहले वो अपनाया था। तो दलित में अगर होगा, तो योगी आदित्यनाथ तो फिर वीटो लगा देंगे कि मुझे फिर विनोद सोनकर ही चाहिए। वीटो लेकिन कुछ चलेगा और योगी नामों का। पे चर्चा कर लेते हैं। योगी। आशीष जी, कुछ कुछ हाँ, और नामों पे हाँ, भी चर्चा कर लेते हैं हाँ, कि अगर हाँ, आपको ब्राह्मण चेहरे पे जाना है, तो एक नाम इसमें आपको रूल आउट नहीं करना चाहिए, ब्रजेश पाठक का। उप हाँ, मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन संगठन पे चूंकि बसपा में वो ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन वो कर चुके थे, तो उत्तर प्रदेश के मिजाज को समझते हैं। ब्राह्मणों के बड़े-बड़े सम्मेलन वो बसपा में भी रहते हुए करते थे, भारतीय जनता पार्टी में भी रहते हुए करते हैं। और प्लस हर 15 दिन पे जो 2-3 मंत्री हैं ना, जो दिल्ली दरबार में आते हैं और लखनऊ की एक-एक चीजें बताते हैं, उसमें ब्रजेश पाठक सबसे आगे है। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, 1-2 लोग और हैं। तो अगर उप मुख्यमंत्री पद छोड़कर उनको ये कहा जाएगा कि आप प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल लीजिए, तो वो इस चीज के लिए भी तैयार हो जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है तैयार ना हो, क्योंकि वो सत्ता छोड़कर संगठन की तरफ, क्योंकि अब उनको पता है कि संगठन में जो मैं एक्सट्रीम कर चुका था, विधानसभा चुनाव जितवा के लिए आया, फिर भी मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन अगर यही ऑफर ब्रजेश पाठक को दिया जाएगा आज की तारीख में भी, तो वो निश्चित तौर पर सत्ता छोड़कर वो संगठन की तरफ आना चाहेंगे। तो जो टॉप 3 नाम मैं अगर कहूँ, उसमें ब्रजेश पाठक, हरीश द्विवेदी और विजय बहादुर पाठक। हम्म। खैर, ये बात आपने जब नाम ले लिया ब्रजेश पाठक का, तो एक बात और भी है। अभी 2 दिन पहले एक जानकारी मुझे मिली, मैं कहा अलग प्रोग्राम करूंगा, लेकिन चर्चा कर देता हूं अब। ब्रजेश पाठक अपने इस जो मंत्रालय उनके पास, डिप्टी सीएम तो एक अलग है, वो कोई संवैधानिक ओहदा नहीं है। जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, उसमें बड़ा कंफर्टेबल नहीं है। बार बार उस मंत्रालय में जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, जैसे वो घिर रहे हैं, उसमें वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। उनकी नजर थी पीडब्ल्यूडी पर। पीडब्ल्यूडी
में शिफ्ट होने की उनकी पूरी कोशिश थी पीडब्ल्यूडी मिले। हालांकि पीडब्ल्यूडी पर कईयों की नजर है। जो भाई साहब अभी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने वाले हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने से पहले पीडब्ल्यूडी पर निगाह लगाए हुए हैं। भूपेंद्र चौधरी, उनकी निगाह पहले से है कि इधर से हटे तो तुरंत लोक निर्माण में बैठ जाएं, मतलब कहीं से भी कोई कसर न रहने पाए। तो उस पर निगाह है। तो अगर हो सकता है, ये बात सही है कि अगर जो अपने विभाग में डिप्टी सीएम रह के बहुत कंफर्टेबल नहीं है, ब्रजेश पाठक को अगर संगठन मिलता है तो ब्रजेश पाठक लंबी छलांग लगाने में यकीन भी रखते हैं। वही ब्रजेश पाठक हैं जो पहले कार्यकाल में योगी के सबसे ज्यादा चिट्ठियां लिखे, सरकार के ऊपर सवाल उठाने वाली सबसे ज्यादा चिट्ठियां लिखे, कानून मंत्री थे। कोई काम नहीं था तो चिट्ठी लिख मारते थे, योगी सवाल उठा देते थे, सरकार पर अपने सवाल उठाते थे, तो लिख मारते थे चिट्ठी। उसके बाद 22 का चुनाव आया तो बातें बड़ी अंदर की हैं। 22 के चुनाव में तो बहुत मन भी नहीं था उनका, बहुत मन लग नहीं रहा था, क्योंकि माहौल जिस हिसाब से लग रहा था कि सरकार जाएगी, तो मन भी नहीं लग रहा था। दाएं बाएं इधर उधर तमाम चर्चाएं भी थी कि कहाँ कहाँ संपर्क में है। तो अब वो छलांग लगाने में उनका, मतलब राजनीति में वो छलांग लगाकर बड़े तेज, उनकी ग्रोथ रेट अच्छी है। तो ऐसे में अगर प्रदेश संगठन का कमान मिलती है तो मुझे भी लगता है कि ब्रजेश पाठक उधर हामी भर देंगे, तत्काल हाथ बढ़ाएंगे। खैर, ये नाम थे 5 नाम हमने लिया, छठा नाम एक और चर्चा में आ ही गया, 6 क्या 7वां भी आ गया, विनोद सोनकर का भी नाम आ गया। 5 से बढ़ते बढ़ते हफ्ते 10 दिन की कहानी है, देखते हैं। पीयूष गोयल जाने वाले हैं यहाँ से। हालांकि मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष की भी पर्ची, लगता नहीं है, यकीन है कि प्रदेश अध्यक्ष की पर्ची यहीं से जाएगी, वहां कुछ होना नहीं है। वहां सिर्फ बताने के लिए पीयूष गोयल जाएंगे, सबको बैठा करके, सबको बता करके, उनके भीतर की इसी नाम के साथ सबको पूरी ऊर्जा से चलना है, ये बताने जाएंगे। इजाजत योगी आशीष जी, योगी आदित्यनाथ को कन्विंस करने भी जाएंगे, क्योंकि जो कुछ चंद मंत्री आज की तारीख में भी मोदी शाह के करीबी होते हुए भी योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हैं, उनमें पीयूष गोयल शामिल है। इज्जत भरपूर देते हैं योगी आदित्यनाथ को। खैर, पैर छूने वाले भाजपा में तो ये परंपराएं बड़ी वो है, पैर छूने वालों ने किसका किसका क्या किया। अब जिसे बाबूजी कहा जाता था भाजपा में, सभी लोग अटल अडवाणी जोशी छोड़ के सब बाबूजी ही, यूपी में तो बोलते थे कल्याण सिंह, उनका पैर छूने वाले बाद में भाजपा के शिरोमणि बन गए। उन्होंने भी पांव छूते छूते कल्याण सिंह के साथ क्या कर दिया था। खैर, इजाजत दीजिए। संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी इस पर हमारी निगाह और बनी रहेगी, जो अपडेट होगा आप तक लेकर आएंगे। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।